हेलो, नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। तो आज बहुत टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप कुछ नई वीडियो बनाओ। सो टुडे फाइनली आई एम मेकिंग अ न्यू वीडियो और हमारा आज का टॉपिक होगा ईयर ऑफ मैरिज। किस तरह मैरिज की ईयर निकालनी है यूजिंग नाड़ी ट्रांजिट्स एंड नवमांशा ट्रांजिट्स। ऑल्सो हम एक और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि कौन से हाउस को फादर के लिए लेना है, नाइन्थ और टेंथ, क्योंकि इस पे बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। मैं आपको क्लासिक से श्लोक्स बताऊंगा। ओके, नाइन्थ के फेवर में भी है, टेंथ के फेवर में भी है। एट द एंड आई विल कम टू एन कंक्लूजन। रेस्ट आपके ऊपर, आप किस तरह टेक्निक को टेस्ट करते हो। सो चलिए हम मैरिज की टाइमिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में अर्ली मैरिज, लेट मैरिज, वो वाला योग डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि टाइमिंग ऑफ मैरिज एक स्टेप वाइज प्रोसीजर है। उसमें सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे। अर्ली मैरिज का कॉम्बिनेशन है या लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद सैटर्न के ट्रांजिट का यूज करके आपको 2.5 ईयर गैप निकालना पड़ेगा जब आदमी की शादी होगी, जिसके ऊपर मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है, हाउ टू टाइम मैरिज इन 2 सेकेंड्स यूजिंग के एन राउजीज टेक्निक। उसमें ट्रांजिट सैटर्न का एस्पेक्ट, जेमिनी एस्पेक्ट ऑन दराकार का हम लेते थे। जो दराकार का प्लैनेट है लोएस्ट डिग्री का, उसके ऊपर जब भी ट्रांजिट सैटर्न एस्पेक्ट करेगा तब आदमी की शादी होती है। सो वो 2.5 ईयर गैप को हम पकड़ सकते हैं। अब आज के दिन हम डिस्कस करेंगे कौन सी ईयर में पर्टिकुलर शादी होगी, विच पर्टिकुलर ईयर। सो इस इस टेक्निक के लिए देखो, सी एस पटेल जी की काफी अच्छी बुक है, मैं उसका रेफरेंस बार बार देता हूँ। अगर आपको एक्चुअल में नाड़ी ज्योतिष पढ़नी है, वो है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बाय सी एस पटेल जी। जब भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है तो सी एस पटेल जी ने किया है। उसके बाद उनके उनसे पहले सी जी राजन जी, उन्होंने काफी काम किया है, सी जी राजन। एंड आर सांथानाम जी ने भी काफी काम किया हुआ है चंद्रकला नाड़ी जो है, देव केरलम, उसको ट्रांसलेट करने में। तो इस वीडियो का क्रेडिट सी एस पटेल जी को जाता है, क्योंकि उन्हीं की बुक से टेक्निक है, उन्हीं की बुक से ट्रांसलेटेड श्लोकास हैं जो मैं यूज करूंगा, और ये काफी परफेक्टली काम करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होगा, हम टाइमिंग ऑफ मैरिज डिस्कस करेंगे टू द एग्जैक्ट ईयर। और उसमें मैं आपको 3 श्लोक बताऊंगा। पहला श्लोक है भृगु नाड़ी से। दिस इज ओरिजिनल भृगु नाड़ी जो अध्ययर लाइब्रेरी में है, जो सी एस पटेल जी ने आई थिंक 1960s के आसपास पूरी नोट डाउन की थी। और उन्होंने उसकी कॉपी आर सांथानाम जी को भी दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो ट्रांसलेट नहीं कर पाए थे। कुछ पार्ट्स इस भृगु नाड़ी के सप्तर्षि एस्ट्रोलॉजी ने ट्रांसलेट किए थे, चंद्रशेखर शर्मा जी ने। उन्होंने कुछ स्टार्टिंग के कुछ श्लोकास ट्रांसलेट किए थे। तो ये जो श्लोक है, ये भृगु नाड़ी से है, और ये बोलता है कि जब भी सेवंथ लॉर्ड की नवमांश राशि के ट्राइन में जुपिटर ट्रांसिट करेगा या उस राशि में ट्रांसिट करेगा, तब मैरिज होती है। ओके, आपका जो भी लगना होगा, उस लगन से जो भी सेवंथ लॉर्ड प्लैनेट बनेगा, उस सेवंथ लॉर्ड की आपने नवमांश राशि नोट करनी है। उस राशि और उसके ट्राइन राशि में जो भी राशि आएंगी, उसमें जब भी जुपिटर ट्रांसिट करेगा तब मैरिज होगी। ये 12 साल में एक बार होगा, मतलब 12 साल में 3 बार। एक बार जिस उस राशि में जाएगा और 2 बार उसके ट्राइन में जाएगा। सो इन 12 years ओनली 3 times दिस प्लेसमेंट कैन हैपन। ओके, और हाँ, आप श्लोक पढ़ सकते हो। इट इज फ्रॉम भृगु नाड़ी, व्हेन जुपिटर ट्रांसिट्स द साइन आइडेंटिकल विद द नवमांशा ऑक्युपाइड बाय सेवंथ लॉर्ड और अ ट्राइन ऑन द डिग्रीज ऑफ दैट साइन लॉर्ड। डिग्रीज का यूज हम करेंगे डेट निकालने के लिए, अभी आप इसको इग्नोर करिए, क्योंकि अभी तो काफी लोगों को योग ही नहीं पता होता अर्ली मैरिज लेट मैरिज का। उसके बाद वो सैटर्न का ट्रांजिट जो होता है उसका यूज करना नहीं आता। के एन जी ने ऑल्दो काफी अच्छी टेक्निक दी थी, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी, दरा कारका के ऊपर, जेमिनी एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न जब मैरिज देता है। बट टू द डेट, अगर आपको एग्जैक्ट डेट फाइंड आउट करनी है तो काफी डीप चला जाता है, इसलिए इस लाइन को इग्नोर करो। So marriage will take place, and Surya Nadi, Chandra Nadi, this rule is applicable to Nadi Amshas of various planets. So I hope टेक्निक क्लियर है। सपोज मेष लगन की कुंडली है, सेवंथ लॉर्ड वीनस है, वीनस पाइसेस नवमांश में है, तो अभी जुपिटर पाइसेस राशि में गोचर कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये टेक्निक बोलती है कि अगर सेवंथ लॉर्ड यानी वीनस की नवमांश राशि, मतलब पाइसेस, उसमें जब जुपिटर ट्रांसिट करेगा तब मैरिज होगी। या पाइसेस के ट्राइन में आ गए कैंसर और स्कॉर्पियो राशि, 4 8 12 आर ट्राइन टू पाइसेस, दे मेगा ट्राइन 4 8 12, 1 5 9 इज अनदर ट्राइन। ओके, और जो 3 7 11 है वो एक और ट्राइन है। सो
इन राशि में जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा तब वो मैरिज देगा। सो एक तो ये टेक्निक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टेक्निक, वेट अ सेकेंड, आई गेस स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही है। ओके, यस, नाउ सेकंड श्लोका इज फ्रॉम अम्सा नाडी, अम्सा नाडी। और ये श्लोका भी सेम है, इसमें एक और चीज आ गई, वीनस। अम्सा नाडी सेज जुपिटर का ट्रांजिट इन द नवमांशा साइन ऑफ सेवंथ लॉर्ड और वीनस, मतलब एक सेवंथ लॉर्ड एक वीनस। वीनस एज यू ऑल नो नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज इन ऑलमोस्ट ऑल द नाडीज। किसी भी नाड़ी को ले लो, किसी भी क्लासिकल बुक को ले लो, दे ऑल टेल द कॉमन सिग्निफिकेशन ऑफ वीनस एज कारक ऑफ मैरिज। ओके, या मेल के चार्ट में शो स्पाउस, मेल के चार्ट में शो स्पाउस, एंड इन but in females chart Mars shows husband mainly. Few nadis take Jupiter also. So few nadis take, कुछ नाड़ी जुपिटर को कारक ऑफ हस्बैंड मानती है, कुछ नाड़ी मार्स को कारक ऑफ हस्बैंड मानती है इन केस ऑफ फीमेल। बट एक सिग्निफिकेशन कॉमन रहती है मेल और फीमेल की केस में, वीनस रूल्स मैरिज और द इवेंट ऑफ मैरिज। तो अम्शा नाड़ी क्या बोलती है? अम्शा नाड़ी बोलती है कि जुपिटर का ट्रांजिट उस राशि में जो कि सेवंथ लॉर्ड की नवमांश राशि है, या उस राशि में जो कि वीनस की नवमांश राशि है, या इन राशियों के ट्राइन में, तब मैरिज होगी, देन मैरिज विल हैपन। एंड द लास्ट टेक्निक जो मैंने पहले भी अपने चैनल पे काफी बार डिस्कस करी हुई है, कि जब भी जुपिटर नेटल वीनस या उसके ट्राइन में जाता है तब भी शादी होती है। मतलब जो आपका नेटल वीनस है, D1 कुंडली में जहां भी आपका वीनस है, उस राशि में जब भी जुपिटर ट्रांजिट करेगा, या उसके ट्राइन राशि में जब भी जुपिटर ट्रांजिट करेगा, तब मैरिज हो सकती है। लाइक जुपिटर, एज वी ऑल नो, हम सबको पता है कि जुपिटर एंटर्ड पाइसेस ऑन 13th अप्रैल। जुपिटर ने पाइसेस में ट्रांजिट करा है। तो जिनके भी नेटल चार्ट में, बर्थ चार्ट में D1 में इस टाइम पे वीनस पाइसेस का है, या वीनस कैंसर या स्कॉर्पियो राशि का है, ओके, वीनस इधर इन कैंसर और इन स्कॉर्पियो और इन पाइसेस, तो उन लोगों की शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, और दे कैन मीट द फ्यूचर स्पाउस। या अब मुझे एक चीज क्लियर करनी है कि ये जो ट्रांजिट है, देखिए, ये ऐसी चीज नहीं है दशा की तरह। दशा तो हम सबको पता है, दे आर रेपिटेटिव इन नेचर। कोई ना कोई दशा कहीं ना कहीं ऑपरेट हो ही रही होती है, या अंतर में या प्रत्यंतर में, और बार बार कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं, सेवंथ लॉर्ड आता रहता है, वीनस आता रहता है, बट इवेंट्स नहीं होते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कौन से चार्ट में सही दशा कौन सी एप्लीकेबल है। त्रिभागी दशा एप्लीकेबल है 2/3, या विंशोत्तरी एप्लीकेबल है, ओके। चर दशा के अंदर भी अलग अलग वेरिएशन है, काल चक्र दशा में अलग अलग वेरिएशन है। तो दशा से बहुत मुश्किल होता है टाइम करना, बट ये ट्रांजिट ऐसी चीज है कि हमें पता है 12 साल में एक ही बार जुपिटर वीनस के ऊपर जाएगा, सो कुछ मेजर इवेंट तो देगा। एंड वी ऑल्सो नो कि अगर ट्राइन भी ले लें हम, तो भी 3 ही बार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड होता है टाइमिंग का। दैट्स वाई अगर मैं कंसल्टेशंस भी करता हूँ, उसमें भी आई फोकस मेनली ऑन ट्रांजिट्स। मैं ज्यादा फोकस अपना ट्रांजिट्स पे रखता हूँ, दशास पे मेरा कम फोकस होता है। तो ये टेक्निक बोलती है व्हेन जुपिटर ट्रांजिट्स ओवर नेटल वीनस या उसकी ट्राइन पोजीशन में मैरिज होगी। तो जिसका भी नेटल कुंडली में बर्थ चार्ट में वीनस स्पाइसेस कैंसर या स्कॉर्पियो राशि का है, उनके साथ शादी हो सकती है। बट सी, ये सिर्फ वीनस जस्ट नॉट ओनली मैरिज, बट वीनस रूल्स रिलेशनशिप, ओके। वीनस रिलेशनशिप को रूल करता है, तो जरूरी नहीं है कि शादी हो जाए, मे भी एंगेजमेंट हो जाए, या आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको मिल जाए, ओके। सपोज आज किसी को कोई फ्यूचर स्पाउस मिला और उसके साथ उन्होंने 2 साल बाद शादी करी, सो दैट कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी इस ट्रांजिट में। ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिट मैं आपको बता रहा हूँ, सो देयर कैन बी मल्टीपल डायमेंशंस, मीटिंग ऑफ स्पाउस, एंगेजमेंट, ओके। हम लिटरल मीनिंग जो हम लेते हैं वो मैरिज लेते हैं, बट उसका सीधा सा मतलब है स्पाउस, और फ्यूचर स्पाउस मिल सकती है, देयर कैन बी एनी मेजर इवेंट रिलेटेड टू रिलेशनशिप। सो हमें ऐसा नहीं है कि मैरिज उसको लेके चलना है। सो अब हम कुछ चार्ट्स देखते हैं, लेट्स लुक एट सम चार्ट्स जिससे हमें ज्यादा क्लैरिटी होगी। आई होप जगन्नाथ हो रहा क्लियर है, ओके। हम क्यून एलिजाबेथ का चार्ट लेंगे सबसे पहले। मैं वही चार्ट्स यहाँ पे लूंगा जिनका टाइम एक्यूरेटली नोटेड है, या जो रेक्टिफाइड है, जिसपे कोई डाउट नहीं है बट टाइम में। क्यून एलिजाबेथ का अगर मैं चार्ट लूं,
तो एज यू ऑल नो 7th लॉर्ड इनकी कुंडली में है मरकुरी, धनु लगन में है। सेजिटेरियस असेंडेंट 7th लॉर्ड इज मरकुरी। मरकुरी एज यू ऑल कैन सी, मरकुरी इज इन द लिब्रा नवमांश। मरकुरी की जो नवमांश राशि है वो लिब्रा है, तुला है। मरकुरी तुला नवमांश में है, और जो नेटल वीनस है वो एक्वेरियस नवमांश, एक्वेरियस राशि में है। सो एक्वेरियस के ट्राइन में 3, 7, 11 दीज आर द राशिज। तो कुंभ के नवमांश में मिथुन भी, कुंभ के ट्राइन में सॉरी, मिथुन भी आता है, तुला भी आता है। और 7th लॉर्ड की नवमांश राशि तुला है, लिब्रा है, जो हम D9 में देख सकते हैं। अब क्वीन एलिजाबेथ की शादी हुई इन द ईयर 1947। इन द ईयर 1947 इनकी शादी हुई, शी गॉट मैरिड। और उस टाइम पे जो जुपिटर था इन ट्रांजिट, वो लिब्रा राशि में था। द ट्रांजिट जुपिटर वाज इन लिब्रा। एंड सी, हमारी कंडीशन फुलफिल्ड है, चाहे मैं भृगु नाड़ी वाली टेक्निक की या बात करूं, चाहे अंशा नाड़ी, वो कंडीशंस फुलफिल्ड है। 7th लॉर्ड मरकुरी, उसकी नवमांश राशि लिब्रा। ओके। और जब जुपिटर जब लिब्रा में ट्रांजिट किया जुपिटर ने 1947 में, इन द ईयर 1947, देन क्वीन एलिजाबेथ गॉट मैरिड। और उसी साल आप लगन कुंडली में देखो, जुपिटर वीनस को देख रहा है, जुपिटर वीनस एक्वेरियस के वीनस को भी देख रहा है, तो दोनों कंडीशंस फुलफिल्ड है। जुपिटर वीनस के भी ट्राइन में है, और 7th लॉर्ड की नवमांश राशि के ऊपर एग्जैक्टली उसी राशि में ट्रांजिट कर रहा है। तो 1947 में इनकी शादी हो गई। अब हम दूसरा चार्ट देखते हैं। दूसरा चार्ट हम लेंगे अमिताभ बच्चन का। सो अमिताभ बच्चन के केस में हम देख सकते हैं वीनस वर्गो के अंदर है, एंड वीनस की नवमांश राशि है टॉरस। सो वीनस इन वर्गो, वीनस इन टॉरस। अमिताभ बच्चन जी की शादी हुई 3 जून 1973 को। ही गॉट मैरिड ऑन 3 जून 1973। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम पे जुपिटर ट्रांजिट का वाज इन कैप्रिकॉन। ट्रांजिट जुपिटर वाज इन कैप्रिकॉन। सो अब आप देखो तो जुपिटर फर्स्टली इनके वीनस के ट्राइन में है, नंबर 1। नंबर 2, वीनस के नवमांशा के ट्राइन में भी है, जो कि हमारी कंडीशन थी अंशा नाड़ी वाली। सो बोथ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो 3 जून 1973 को ही गॉट मैरिड विद जया बच्चन। और ट्रांजिट मैंने एज आई हैव एक्सप्लेन्ड कि जुपिटर ट्रांजिट में उस टाइम पे कैप्रिकॉन में था, इट वाज इन कैप्रिकॉन द ट्रांजिट जुपिटर, फ्रॉम वेयर इट वाज एक्सपेक्टिंग नेटल वीनस, वहां से नेटल वीनस को देख रहा था वर्गो राशि में। और वीनस की जो नवमांशा है, टॉरस नवमांश में वीनस है, उसके भी ट्राइन में था वो, कैप्रिकॉन से इसके भी ट्राइन में आएगा। सो दोनों जगह इसको एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मैरिज हो गई। ओके। नेक्स्ट चार्ट अब हम लेंगे इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी के केस में हम देख सकते हैं 7th लॉर्ड सैटर्न है, और सैटर्न कैप्रिकॉन नवमांश में है। ओके। कैंसर असेंडेंट की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली है। 7th लॉर्ड ऑफ मैरिज जो बनेगा वो शनि होगा, सैटर्न। और सैटर्न का जो नवमांश राशि है वो कैप्रिकॉन है। तो इंदिरा गांधी जी की शादी हुई 26 मार्च 1942 को। ऑन 26 मार्च 1942 शी गॉट मैरिड, इनकी शादी हुई। और जुपिटर ट्रांजिट में टॉरस राशि में था। द ट्रांजिट जुपिटर, जो ट्रांजिट जुपिटर है वो टॉरस राशि में था, जो कि 7th लॉर्ड सैटर्न के ट्राइन में है। सो यहाँ पे भी हमारी कंडीशन फुलफिल्ड है। 7th लॉर्ड की नवमांश राशि के ट्राइन में जुपिटर का एस्पेक्ट, उस साल मैरिज होगी। सो अगेन द कंडीशन इज फुलफिल्ड। As you can see, on 26th March 1942, she got married. 7th lord is Saturn. Saturn is in Capricorn Navamash. Capricorn Navamash के trine में Jupiter was there when she got married. The transit Jupiter during her marriage date was in Taurus राशि. So वो 7th lord की नवमाश राशि के ट्राइन में है। अगेन हमारी कंडीशन फुलफिल्ड है। अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात, नेक्स्ट चार्ट की बात करेंगे राजीव गांधी के। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द चार्ट ऑफ राजीव गांधी। इन द चार्ट ऑफ राजीव गांधी, जो नेटल वीनस है वो लियो राशि में है, और 7th लॉर्ड सैटर्न जेमिनी में है। राजीव गांधी की शादी हुई, ही गॉट मैरिड ऑन 25th Feb 1968। 25th फरवरी 1968 को राजीव गांधी की शादी हुई। एंड जुपिटर जो था, जुपिटर ट्रांजिट में लियो राशि में था।
ओवर नेटल वीनस। तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि कंडीशन काफी क्लियर है मैरिज के लिए। सो एज यू कैन सी इन द केस ऑफ राजीव गांधी के केस में लियो असेंडेंट वीनस इन लियो राशि, वीनस इन लियो राशि, ही गॉट मैरिड, इनकी शादी हुई 25 फेब 1968 को। उस दिन ट्रांजिट जुपिटर वाज इन लियो राशि ओवर नेटल वीनस, इनके नेटल वीनस के ऊपर ट्रांजिट करा था। और जो हमारी कंडीशन है जुपिटर ओवर वीनस गिव्स मैरिज, अगेन दैट्स फुलफिल्ड। सो आई होप यू गॉट द टेक्निक ऑफ हाउ टू कैलकुलेट द ईयर ऑफ मैरिज। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ईयर ऑफ मैरिज वाली टेक्निक इज वेरी क्लियर नाउ। एंड नाउ लेट्स कम टू द अनदर टेक्निक। अब हम नेक्स्ट टेक्निक की बात करते हैं। यस, नाउ there is another technique, third house and marriage life. According to Chandrakala Nadi, Dev Kerelam, and according to some other Nadis also, they take third house as the house of father-in-law. Father-in-law कैसे? Ninth house हमें पता है house of father होता है according to BPHS, बृहत पराशरा होरा शास्त्र and many other books. They take ninth house as the house of father. आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा कि किस तरह 10th house भी काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इस वीडियो में वही होगा। सेवंथ हाउस इज द हाउस ऑफ स्पाउस, वाइफ, एंड नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ फादर। तो आप सेवंथ से अगर नाइन्थ हाउस काउंट करोगे, इफ यू काउंट नाइन्थ हाउस फ्रॉम सेवंथ, तो थर्ड हाउस आता है। सो थर्ड हाउस इज द फादर इन लॉ। ओके, थर्ड हाउस जो कुंडली का होगा वो फादर इन लॉ का होगा क्योंकि वो स्पाउस के फादर है, सेवंथ हाउस से नाइन्थ। तो आप देख सकते हो जो देव केरलम जो चंद्रकला नाड़ी का श्लोक भी है वो क्या बोलता है। इट सेज okay, okay. Yes, it says, due to sins of son-in-law, evils will exist in in-laws family. The third house is the house of father-in-law. तो देव केरलम क्लियरली बोल रही है ये नाइन्थ, मतलब देव केरलम नाइन्थ हाउस फादर को मानती है क्योंकि तभी वो सेवन से नाइन्थ काउंट करके वो थर्ड हाउस को फादर इन लॉ ले रहे हैं। सो इट इज सेइंग, ये बोल रहा है कि जब भी थर्ड हाउस में कोई पाप ग्रह होगा या थर्ड लॉर्ड मेलेफिक होगा, वीक होगा, अफ्लिक्टेड होगा बाय नेचुरल मेलेफिक्स, तो ऐसे में शादी होने के बाद आफ्टर द मैरिज फादर इन लॉ को रिस्क आ सकता है। ओके, ही में सफर इन हिज लाइफ बैडली और देयर में बी हेल्थ इश्यूज टू फादर इन लॉ। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेस्ट दिस टेक्निक। आप इस टेक्निक को टेस्ट करें। ओके, थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ फादर इन लॉ। एनी मेलेफिक, कोई भी मेलेफिक, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, या थर्ड लॉर्ड डेबिलिटेटेड और थर्ड लॉर्ड अफ्लिक्टेड बाय मेलेफिक्स, in such a condition, these are three conditions: either third lord afflicted or third lord debilitated or third house is having malefic planets. There the father-in-law, जो father-in-law होगा वो suffer करेंगे marriage के बाद, after giving his daughter to the native in marriage, he will suffer. And इसको एक दोष बताया गया है, जमत्रु पापा दोष। I don't know क्या इसकी pronunciation होगी, I think कुछ ऐसा ही है। So this is one of the श्लोक। और एक और श्लोक देव केरलम से, चंद्रकला नाड़ी से, जो दूसरा श्लोक है वो ये बोलता है कि थर्ड हाउस फ्रॉम द असेंडेंट जो होगा, अगर वो मेलेफिक प्लैनेट उसमें बैठा हुआ है और थर्ड लॉर्ड भी अगर मेलेफिक के साथ है, थर्ड लॉर्ड इज अगेन कंजंक्ट मेलेफिक, सो ये मैरिज के बाद प्रॉब्लम्स देगा। द मैरिटल लाइफ और द मैरिड लाइफ विल सफर और ड्यू टू इन लॉस। सो ये भी एक टेक्निक है मैरिज लाइफ टेस्ट करने के लिए। सो आप अपने चार्ट्स में टेस्ट कर सकते हो या उन चार्ट्स में जिन केस में मैरिड लाइफ काफी सफर करी है आफ्टर द मैरिज ड्यू टू इन लॉस स्पेशली, तो उसमें आप ये चीज देख सकते हो। सो द कंडीशन इज थर्ड हाउस फ्रॉम द असेंडेंट जो होगा हमारा, उसमें कोई मेलेफिक प्लैनेट होना चाहिए या थर्ड लॉर्ड किसी मेलेफिक के साथ होना चाहिए, वीक होना चाहिए, अफ्लिक्टेड होना चाहिए, इट मस्ट बी अफ्लिक्टेड। तो ये शादी के बाद प्रॉब्लम्स देता है बेसिकली। और इसमें एक और कंडीशन है, नेटिव्स मैरिज विल फेस ऑब्स्टेकल अगर सैटर्न इज एस्पेक्टिंग थर्ड हाउस। अगर थर्ड हाउस पे सैटर्न की दृष्टि है, अगर थर्ड हाउस को सैटर्न दृष्टि दे रहा है, वो एस्पेक्ट कर रहा है, चाहे थर्ड एस्पेक्ट हो, चाहे सेवंथ एस्पेक्ट हो, चाहे 10th एस्पेक्ट हो, मींस इफ थर्ड हाउस इज बीइंग एस्पेक्टेड बाय सैटर्न और सैटर्न इज एस्पेक्टिंग थर्ड हाउस, देन द नेटिव्स मैरिज विल फेस ट्रबल्स, ऑब्स्टेकल्स, एंड देयर माइट बी डिफिकल्टी इन मैरिज। 2 या 3 ट्रायल के बाद ही शादी होगी। देयर विल बी अ डिफिकल्टी इन मैरिज, 2 या 3 अटेम्प्ट्स के बाद ही सक्सेसफुल मैरिज होगी। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है ऑन थर्ड हाउस। सो
अब हम चार्ट्स देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट इज अगेन इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के चार्ट में आप देखिए, थर्ड हाउस को सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, थर्ड लॉर्ड मर्कुरी सन के साथ है मेलेफिक, एस्पेक्टेड बाय मार्स अनदर मेलेफिक। So condition is fulfilled. Saturn is aspecting third house and third lord aspected by malefic, conjuncta malefic. तो हमें पता है कि इनकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी नहीं रही और काफी डिस्टर्बेंस रही इनकी मैरिड लाइफ में। सो दिस इज वेरी क्लियर रिगार्डिंग ये जो योग है, थर्ड हाउस एंड डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ। थर्ड हाउस जो है अगर वो एफ्लिक्टेड हो या उसका लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो मेलेफिक्स के साथ हो तो डिस्टर्ब मैरिड लाइफ दे सकता है। एक और चार्ट है, okay. This chart is of my known and okay. So इनके चार्ट में आप देखिए, थर्ड हाउस में डेबिलिटेटेड वीनस है, नंबर 1। नंबर 2, थर्ड लॉर्ड मर्कुरी इज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न अनदर मेलेफिक, और थर्ड लॉर्ड पाप कर्तरी योग में भी है। थर्ड लॉर्ड के जो पीछे वाला हाउस है वहां सूर्य और मार्स है, सन एंड मार्स, उसके आगे वाले हाउस में राहु है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स हियर आल्सो। एक तो थर्ड हाउस में डेबिलिटेटेड वीनस, थर्ड लॉर्ड एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, थर्ड लॉर्ड मरकुरी के ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट, एंड थर्ड लॉर्ड इन पाप कर्तरी योगा। सो दिस नेटिव हिज मैरिड फेल्ड, ओके, इनकी पहली मैरिज फेल हो गई एंड ही इज टेकिंग डाइवोर्स नाउ। सो एज यू कैन सी कि थर्ड हाउस, जबकि सेवंथ लॉर्ड 11th हाउस ऑफ गेन्स में है एंड वेरी कंफर्टेबल इन टॉरस, फ्रेंडली साइन। सो अगर आप नॉर्मली देखो तो आपको लगेगा कि ठीक है मैरिज ठीक रहेगी क्योंकि कहीं ना कहीं सेवंथ लॉर्ड 11th में है इन अ फ्रेंडली साइन। हाँ, सेवंथ हाउस में मार्स का भी एस्पेक्ट है, वीनस डेबिलिटेटेड भी है, तो अकॉर्डिंग टू नाडी रूल्स वीनस के सेकंड हाउस में दो मेलेफिक्स है, सन एंड मार्स, व्हिच आल्सो शोज टू मैरिजेस या डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ। बट स्टिल हमारा थर्ड हाउस वाला रूल भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। सो आप इसको टेस्ट कर सकते हो इस टेक्निक को फॉर दी मैरिड लाइफ। नाउ कमिंग टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फादर। 9th हाउस लेना है फादर के लिए या 10th हाउस लेना है फादर के लिए? SK Mehta ji says take 10th house for father. He made all his prediction using 10th house for father. उन्होंने अपनी ज्यादातर प्रिडिक्शंस जो भी की 10th हाउस ऑफ फादर को लेके ही की। उनकी जो टाइमिंग टेक्निक है जिसमें वो पेरेंट्स की डेथ डेट प्रिडिक्ट करते हैं। सो जो पेरेंट्स की डेथ डेट प्रिडिक्ट करने का मेथड है, जो फादर की डेथ डेट प्रिडिक्ट करने का मेथड था, उसमें ही टेक्स 10th हाउस फॉर फादर। उसमें भी वो 10th हाउस फॉर फादर लेते हैं और उनको रिजल्ट्स आते हैं, उनको कंसिस्टेंटली वो रिजल्ट देता है। तो इवन द डेट ऑफ मैरिज ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि मेहता जी ने अपनी थर्ड बुक में सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पीरियड्स में दो टेक्निक्स डिस्कस की है पेरेंट्स के लिए, एक डेट ऑफ मैरिज ऑफ पेरेंट्स, दूसरा डेट ऑफ डेथ ऑफ पेरेंट्स। तो उसमें फादर के लिए उन्होंने 10th हाउस लिया है। और एक बुक है शंभू होरा प्रकाश बाय पुंजा राजा, इसकी ट्रांसलेशन श्री आर सांतानाम जी ने की थी। शंभू होरा प्रकाश बाय पुंजा राजा, ट्रांसलेटेड बाय आर सांतानाम। दिस इज अ वेरी गुड क्लासिक। और इस क्लासिक में जब हाउस की सिग्निफिकेशन की बात हुई तो आप एग्जैक्ट श्लोक देख सकते हो। देखिए आज मैं मतलब मेरा यही पर्पस रहता है कि मैं चाहे वीडियो 1 महीने बाद बनाऊं या 2 महीने बाद बताऊं, बट आई मेक इट विद प्रॉपर स्लाइड्स, उसमें प्रॉपर स्लाइड्स हो, प्रॉपर श्लोका हो, प्रॉपर रेफरेंस हो। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सेल्फ बेस्ड थ्योरी या अपनी खुद की ऑब्जर्वेशंस ही यहाँ पे बताता जाऊंगा। यस, अपनी जो ऑब्जर्वेशंस है वो अलग चीज है, बट एक हमें क्लासिकल रेफरेंस हमेशा चाहिए होता है, और बिना श्लोक्स के, बिना रेफरेंस के आप टेक्निक के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। सो शंभू होरा प्रकाश में पुंजा राजा ने जो लिखी है, ट्रांसलेटेड बाय आर सांतानाम, वहां पे आप पढ़ सकते हो जब 10th हाउस ऑफ फादर, 10th हाउस की बात हुई तो उसमें सिग्निफिकेशन क्या क्या दी गई है। व्यापार, करियर, ओके, कर्मा, योर एक्ट्स, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, गुड गुड डीड्स और बैड डीड्स, 10th हाउस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन इफ यू कैन रीड इज जनका, जनक, फादर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन है यहाँ पे जो शंभू होरा प्रकाश में दी गई है फादर के लिए। यहाँ पे इन्होंने 10th हाउस को फादर माना है, जनक, 10th हाउस ऑफ फादर। और भी यहाँ सिग्निफिकेशन है, राज्य, किंगडम, जो हमें पता है किंगडम मैक्सिमम क्लासिक्स में 10th हाउस को किंगडम के लिए लेते हैं, ओके। और इवन स्काई, स्काई के लिए भी
10th हाउस माना गया है। सो स्काई की सिग्निफिकेशन भी 10th हाउस को दी गई है। और ऑल द सिग्निफिकेशन ऑफ द 10th हाउस, ये हमारा श्लोक बोलता है। तो श्लोक के अकॉर्डिंग 10th हाउस के सिग्निफिकेशन में जनक यानी फादर भी इंक्लूडेड है। बट अगर आप बीपीएचएस पढ़ोगे तो बीपीएचएस में फादर के लिए 9th हाउस लिया गया है। वहां पे बार बार ये बात की गई है कि अगर किसी का 9th लॉर्ड स्ट्रांग हो, एक्सॉल्टेड है, या 10th हाउस में है, या काफी पावरफुल राजयोगा में इन्वॉल्व है, देन पर्सन विल बी बॉर्न टू अ रिच फादर। सो जब रिच फादर के कॉम्बिनेशन की बात की जाती है, तो रिच फादर के कॉम्बिनेशन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट योग आता है सन मरकुरी वीनस, जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व करा था काफी चार्ट्स में। सन मरकुरी वीनस गिव्स रिच फादर। बट बीपीएचएस के अकॉर्डिंग 9th lord very powerful or exalted or in the 10th making Raj Yoga can give a rich father to the native, or person may be born to rich father। ऐसे आदमी का बर्थ जो है एक रिच फैमिली में होता है। सो वो टेक्निक है बीपीएचएस की। बट यहाँ पे आप देखिए 10th हाउस को भी फादर लिया जा रहा है। एसके मेहता जी, मैंने आपको बताया कि वो शादी, पेरेंट्स की शादी की डेट और पेरेंट्स की डेथ की डेट टू द एग्जैक्ट डेट वो निकालते थे यूजिंग 10th हाउस। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अभी हमने पीछे देखा, चंद्रकला नाड़ी बोलती है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट नाड़ीज है अकॉर्डिंग टू सीएस पटेल जी। ही रेट्स चंद्रकला नाड़ी एज द बेस्ट नाड़ी। उनके हिसाब से चंद्रकला नाड़ी बेस्ट नाड़ी है। तो वहां पे भी हम देख सकते हैं कि 9th हाउस को ही फादर लिया जा रहा है। कैसे? क्योंकि 9th हाउस, क्योंकि वो 3rd हाउस को फादर इन लॉ ले रहा है। 3rd हाउस को फादर इन लॉ लेने का मतलब है, आप 7th हाउस को अगर स्पाउस लोगे तो वहां से 9th 3rd हाउस ही आएगा। सो वेरी क्लियर। चंद्रकला नाड़ी भी काफी क्लियर है कि हमें 3rd हाउस को फादर इन लॉ लेना है, मतलब 9th हाउस ही फादर का होता है, तभी वो 7 से 9th 3rd हाउस को फादर इन लॉ को सिग्निफिकेशन को ले रहा है। सो वहां पे अब देखो ये काफी कॉन्ट्रडिक्टिंग है, क्योंकि अ, कुछ 9th बोल रहे हैं, कुछ 10th बोल रहे हैं। मैं मेनली 9th लेता था पहले, बट अब मैं 10th को भी देखने लगा हूँ, क्योंकि आपने मेरी अगर पहले वाली वीडियोस देखी होंगी तो मैं पहले से ही फोकस करता हूँ कि 9th हाउस इज द हाउस ऑफ फादर। इवन आर सांथानाम जी के पास एक मेथड था जिससे वो कंसेप्शन का टाइम निकालते थे, व्हेन द चाइल्ड इज कंसीव्ड। और उस टेक्निक को टेस्ट करने के लिए उनके पास एक बहुत प्रैक्टिकल केस था, जिसमें उन्होंने कंसेप्शन का टाइम भी एक्यूरेटली नोट किया था और बर्थ टाइम भी एक्यूरेटली नोट करा था, विद स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू द डॉक्टर। तो जब उसका यूज करके उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग की और वो टेक्निक का यूज करा, तो उनको एग्जैक्ट कंसेप्शन का टाइम मिला। और जब उस कंसेप्शन के टाइम को वो आगे लेके गए, तब उनको एग्जैक्ट बर्थ टाइम मिला। तो उससे उन्होंने 2-3 कंक्लूजन निकाले। पहला कंक्लूजन तो ये निकाला था कि लहरी अयांशा इज द मोस्ट एक्यूरेट अयांशा, कि लहरी अयांशा मोस्ट एक्यूरेट अयांशा है। अगर मैं लहरी के अलावा कोई और अयांशा यूज करूंगा तो ये पॉसिबल होगा ही नहीं। और इस केस में जो था, कोई डाउट ही नहीं था, चाहे कंसेप्शन टाइम हो चाहे बर्थ टाइम हो, दोनों बहुत एक्यूरेटली नोटेड थे। तो बर्थ टाइम में तो कोई डाउट था नहीं, ना कंसेप्शन टाइम में कोई डाउट था। तो अयांशा चेंज करने से काफी फर्क पड़ रहा था। तो लहरी अयांशा वाज दी ओनली करेक्ट अयांशा। गुलिका की पोजीशन उन्होंने मानी थी इन द बिगिनिंग ऑफ सैटर्न्स, जो गुलिका की 2 सेटिंग्स होती है, इन द बिगिनिंग और इन द एंड। सो आई थिंक उन्होंने बिगिनिंग वाला पार्ट लिया था गुलिका के लिए। और वहां पे 9th हाउस का कस्पल डिग्री का यूज हुआ था टू अराइव एट दी कंसेप्शन टाइम। तो जब 9th हाउस की कस्पल डिग्री का यूज किया गया, तो एग्जैक्ट कंसेप्शन टाइम पे वो अराइव हुआ है। एग्जैक्ट जो कंसेप्शन टाइम था उस पे अराइव हुआ है। तो अगर वो 10th हाउस का कस्पल डिग्री लेते तो वो नहीं हो पाता। सो 10th हाउस के कस्पल डिग्री के साथ वो टेक्निक काम नहीं करती। आई थिंक उन्होंने वो टेक्निक पब्लिश करी है अपनी असेंशियल्स ऑफ हिंदू प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी वाली बुक में। वो काफी अच्छी बुक है, द एसेंशियल्स ऑफ प्रेडिक्टिव हिंदू एस्ट्रोलॉजी, उसमें वो टेक्निक पब्लिश्ड है। और आई थिंक होरासार करके भी बुक है, उसमें भी वो टेक्निक पब्लिश्ड है। आई बट या जो प्रेडिक्टिव एसेंशियल्स ऑफ प्रेडिक्टिव हिंदू एस्ट्रोलॉजी है, उसमें वो टेक्निक पब्लिश्ड है। सो वहां पे उन्होंने 9th हाउस की कस्पर डिग्री ली कंसेप्शन टाइम के लिए। तो अगर वो नहीं लेते, 10th हाउस लेते, तो वो सही रिजल्ट बिल्कुल नहीं आता। तो उनके हिसाब से 9th हाउस इज द ओनली हाउस ऑफ फादर, उन्होंने अपनी ट्रांसलेशन के नीचे लिखा था। बट अगेन अलग अलग क्लासिक्स का अलग अलग ओपिनियन है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, 2-3 प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले तो भगवान श्री राम जी की कुंडली में हम देखते हैं, दिस इज द चार्ट ऑफ लॉर्ड राम अकॉर्डिंग टू के एन राव जी। और यही सही चार्ट है, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा लॉजिक दिया था। क्योंकि काफी लोग राम जी की कुंडली में सन को मेष राशि में लेते हैं, एक्सॉल्टेड लेते हैं 10th हाउस में, बट वो मेष में हो ही नहीं सकता ड्यू टू तिथि। कोई तिथि का कॉन्सेप्ट था। तो आई थिंक सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी ने वीडियोस कवर करी थी ऑन लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्णाज हॉरोस्कोप। तो आप वो वीडियोस देखिए, वहां पे के राव जी ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि क्या सही चार्ट होना चाहिए श्री राम जी का और श्री कृष्ण जी का।
तो ये उन्होंने चार्ट दिया था, कैंसर असेंडेंट, जुपिटर मून इन लगना, सैटर्न इन 4th, मार्स इन 7th, राहु इन 6th, सन एंड वीनस इन द 9th और मरकुरी इन द 10th। मरकुरी को 10th में लेते हैं, सन को वो 9th में लेते हैं, केतु को 12th में लेते हैं और राहु को वो 6th में लेते हैं। सो आप इस चार्ट में देखो तो 9th लॉर्ड जुपिटर एक्सॉल्टेड है, ओके। 9th हाउस में एक्सॉल्टेड वीनस है एंड देयर इज आल्सो सन। 9th लॉर्ड बेनिफिक मून के साथ है और 9th हाउस को कोई मेलेफिक नहीं देख रहा है, 9th हाउस में किसी मेलेफिक का एस्पेक्ट नहीं है। सो ही वाज बोर्न टू अ किंग, इनके फादर ऑलरेडी किंग थे, राजा जनक। सो जो बीपीएचएस कंडीशन बताती है कि 9th हाउस शुड बी वेरी पावरफुल फॉर गेटिंग बर्थ इन हाई क्लास फैमिली और टू गेट बर्थ इन अ गुड फैमिली, तो वो कंडीशन फुलफिल्ड है। इवन इन इंदिरा गांधी के चार्ट में 9th लॉर्ड जुपिटर इज इन परिवर्तन, 9th लॉर्ड का जो जुपिटर है वो परिवर्तन में है। सो अगेन वो भी कंडीशन फुलफिल करता है टू गेट बर्थ इन हाई क्लास फैमिली। इवन इन द चार्ट ऑफ राजीव गांधी 9th लॉर्ड जो है वो वर्गोत्तम है, तो 9th लॉर्ड वर्गोत्तम है, वो भी कंफर्म कर रहा है कि हाई क्लास फैमिली बर्थ होगा। बट एक चीज आप देखिए, 12th लॉर्ड जो होता है इट इज अ बैड हाउस, दुष्स्थान। सो 12th हाउस गिव लॉसेस, उसका लॉर्ड मर्क्यूरी 10th हाउस में बैठा है, सैटर्न अपना जो नीच का एस्पेक्ट है वो 10th हाउस को दे रहा है, मार्स अनदर मेलेफिक 10th हाउस को देख रहा है, राहु अनदर मेलेफिक 10th हाउस को देख रहा है। तो भगवान राम जी की कुंडली में अराउंड 3 मेलेफिक्स आर रिस्पेक्टिंग 10th हाउस ऑफ फादर। अगर मैं अकॉर्डिंग टू शंभु होरा प्रकाश उसको 10th हाउस ऑफ फादर लूं, तो सैटर्न भी 10th को देख रहा है, मार्स भी 10th को देख रहा है, राहु भी 10th को देख रहा है। सैटर्न अपनी नीच की दृष्टि जो है, क्योंकि मेष में नीच का होता है, तो नीच की दृष्टि वो 10th हाउस में डाल रहा है। और 12th लॉर्ड मर्कुरी भी 10th में है। तो हमें पता है कि किस तरह आफ्टर लॉर्ड राम गॉट एक्साइल्ड, जब उन्हें वनवास में जाना पड़ा था, उसके बाद किस तरह इनके फादर को सफर करना पड़ा एंड ही डाइड, ओके। तो एंड ही डाइड एट अ यंग एज, राजा जनक डाइड एट अ यंग एज। और वो इसी बात से उन मतलब, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं 9th हाउस को फादर लूं तो सब ठीक लगता है कि 9th लॉर्ड एक्सॉल्टेड विद मून, वीनस एक्सॉल्टेड इन द 9th, तो फादर की लाइफ अच्छी होनी चाहिए, लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए। बट एज वी ऑल नो जो इनके फादर रहे उनको सफर करना पड़ा, स्पेशली आफ्टर द वनवास, आफ्टर द वनवास ही डाइड एंड ही हैड अर्ली डेथ, उनकी अर्ली डेथ हुई। सो राजा दशरथ जो फादर थे राम के, यस राजा दशरथ, जनक की जो सिग्निफिकेशन है वो फादर के साथ कंपेयर की गई है। यस, ओके, परफेक्ट। सो राजा दशरथ, द फादर ऑफ लॉर्ड राम, he died early and वो कॉम्बिनेशन क्लियर है, राहु एस्पेक्टिंग 10th, मार्स एस्पेक्टिंग 10th, सैटर्न गिविंग डेबिलिटेड एस्पेक्ट ऑन द 10th हाउस। सो ये एक टेक्निक थी। और एक और चार्ट है, एक और टेक्निक है, ये भी शंभु होरा प्रकाश से ही है, ये आप टेस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली शंभु होरा प्रकाश के श्लोका नंबर 202 टू 204, 202 से 204, ये बोलता है कि अगर 10th हाउस में अगर सन एंड राहु 10th में है एस्पेक्टेड बाय मार्स, so the father may die in foreign land. One's father would die in a foreign land if there is Saturn, Sun, Rahu in the 10th aspected by Mars. दूसरा जो योग बोलता है वो बोलता है कि should the 10th house have a malefic sign, contain a malefic planet in aspect to a malefic, the father would incur fear from the king and would migrate in foreign land and die there. One will have early loss of father if sun is in the 10th house aspected by Saturn and Rahu both. अगर सन 10th हाउस में है, अगर सूर्य 10वें घर में है और शनि और राहु, सैटर्न और राहु दोनों उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अर्ली लॉस ऑफ फादर होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि राहु का एक्सपेक्ट नहीं है, तो देखिए शंभु होरा प्रकाश में राहु के एक्सपेक्ट की बात हुई है, इन एक्सपेक्ट टू राहु। सो वी विल टेक एक्सपेक्ट ऑफ राहु, क्योंकि केतु का तो माना इट्स अ हेडलेस प्लैनेट, उसका हेड नहीं है, बट राहु के एस्पेक्ट की बात हो रही है। सो इन तीनों कंडीशन में एक चीज कॉमन है, इन तीनों कंडीशन में एक चीज कॉमन है कि 10th हाउस एफ्लिक्टेड है बाय नेचुरल मेलेफिक्स, सैटर्न, राहु, केतु, मार्स, सन, ऐसे मेलेफिक्स 10th हाउस में बैठे हुए हैं एंड इट इज एफ्लिक्टेड।
तो अगर आपके पास कोई चार्ट्स हैं जिसमें 10th हाउस इज एफ्लिक्टेड और 10th लॉर्ड इज एफ्लिक्टेड इन 6th 8th 12th हाउसेस, देन सी के आदमी के जो फादर है उसको कोई सफर तो नहीं करना पड़ा, या अर्ली डेथ्स तो नहीं हो गई, लॉन्जेविटी कम तो नहीं थी, या मेजर क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज। सो दिस कैन ऑल्सो बी द इंटरप्रिटेशन। ये मेरा मतलब इंटरप्रिटेशन है इसका, कि अगर 10th हाउस एफ्लिक्टेड है बाय मेलेफिक्स, या 10th लॉर्ड मेलेफिक्स के साथ है, मेलेफिक्स के एस्पेक्ट में है, या 6 8 12 हाउसेस जो खराब हाउसेस हैं, दुष्टान है, वहां बैठा हुआ है, किसी भी तरह की अफ्लिक्शन है 10th हाउस 10th लॉर्ड को, then it might give sufferings to the father and it might cause health issues to father, especially chronic health issues, क्योंकि यहाँ पे सेम ही बात की गई है तीनों टेक्निक्स में। सो आई गेस ये टेक्निक क्लियर है आपको शंभू होरा प्रकाश से। लॉर्ड राम की मैंने चार्ट डिस्कस करा, बट फादर दशरथ, ओके हाँ मैंने यहाँ पे आई गेस स्लाइड में मेरे से गलती से फादर के आगे जनक लिख दिया है मैंने, दशरथ आना है यहाँ पे, एज यू ऑल नो। ये मेरे से थोड़ी गलती हो गई है, ओके मैंने जनक पीछे वाली स्लाइड से ही एकदम से वो दिमाग में आया तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। सो फादर दशरथ, सो यस जनक का जो मतलब होता है, आई थिंक उसकी ट्रांसलेशन जो ट्रांसलेटेड मीनिंग है वो फादर ही है। सो यस, तो आई गेस आपको आज की टेक्निक्स क्लियर है। हाँ मुझे लास्ट टेक्निक के लिए चार्ट दिखाना है आपको। एक एक ये चार्ट है जो मैंने लास्ट वीक ही देखा है ड्यूरिंग कंसल्टेशन। लास्ट वीक जो मैं कंसल्टेशंस कर रहा था, मैंने पोस्ट भी डाली थी कि आई वाज फ्री फॉर कंसल्टेशंस लास्ट वीक, तो उसमें मैंने ये चार्ट देखा था। तो ये मेरे क्लाइंट का चार्ट है। तो सबसे पहले आप देखिए 9th हाउस में 3 बेनिफिक्स हैं, जुपिटर मरकुरी वीनस, ओके 3 पावरफुल बेनिफिक्स आर इन द 9th हाउस। और 9th लॉर्ड अपनी ही राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, लिब्रा में। सो 9th लॉर्ड काफी स्ट्रॉन्ग है इस कुंडली में, चाहे वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, नंबर 1। नंबर 2, चाहे बेनिफिक्स नेचुरल बेनिफिक्स जुपिटर मरकुरी वहां पे हो। बट द फादर ऑफ दिस नेटिव डाइड एट अ वेरी यंग एज। इनके फादर की डेथ काफी अर्ली एज पे हो गई, अ वेरी यंग एज। सो वो काफी अनजस्टिफाइड है। बट अगर आप देखो, अगर 10th हाउस का फादर लो, इफ यू टेक 10th हाउस एज द हाउस ऑफ फादर, तो 10th लॉर्ड मार्स डेबिलिटेटेड है इन द 6th हाउस। एक तो 10th लॉर्ड मार्स डेबिलिटेटेड, ओके नीच। नंबर 2, 10th लॉर्ड इन द 6th दुष्टान जो बुरा हाउस है उसके अंदर बैठा है। एंड नंबर 3 जो सैटर्न है, जो सैटर्न है वो भी 10th हाउस को देख रहा है। सो सैटर्न अनदर मेलेफिक इज एस्पेक्टिंग 10th हाउस। तो 10th हाउस इज अंडर द मेलेफिक इन्फ्लुएंस, चाहे वो सैटर्न का एस्पेक्ट हो, चाहे मार्स उसका लॉर्ड डेबिलिटेटेड हो, इवन गुलिका एंड मांडी द पॉइजन, जो गुलिका एंड मांडी होता है जो हम पॉइजन के उसकी सिग्निफिकेशन का यूज करते हैं, सो इट इज आल्सो सिटिंग इन द 10th हाउस। सो मल्टीपल फैक्टर्स, 10th लॉर्ड डेबिलिटेटेड, 10th लॉर्ड 6th, दे आर कंफर्मिंग द अर्ली डेथ ऑफ फादर। इफ यू टेक 10th हाउस एज फादर, अगर आप 10वां घर फादर के लिए लोगे, इफ यू टेक 10th हाउस एज द हाउस ऑफ फादर, तो यहाँ से बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिल्कुल क्लियर है अर्ली डेथ ऑफ फादर। और वहीं अगर आप 9th हाउस फादर के लिए लेते हो तो बहुत मुश्किल होगा प्रेडिक्ट करना कि फादर की अर्ली डेथ हुई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 9th लॉर्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, Venus, Mercury, Jupiter. So this was a practical example, practical chart along with chart of Lord Ram. So I hope आप सबको आज की वीडियो पसंद आई हो, and please like, share and subscribe. Okay, thank you.